Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter that is known as Ohm's law. Okay, तो Ohm's law क्या है आइए start करते हैं. As we know, according to Ohm's law, it states that at constant physical condition like temperature, pressure, etc. kept constant, then the amount of current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across it. Okay, क्या है कहानी थोड़ा समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद हेल्प ऑफ सम डायग्राम एंड सम डेमोन्स्ट्रेशन. क्लियर है? ध्यान सुनिए. स्टेटमेंट सेज दैट इफ फिजिकल पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा इज कांस्टेंट, इसे बोलते हैं फिजिकल पैरामीटर. इफ दीज आर कांस्टेंट देन व्हाट हैपन इन दैट केस? When these are constant, then according to the Ohm's law, then V is proportional to I. Clear है? Then V is proportional to I. This is called the Ohm's law. V is proportional to I. यही है Ohm's law. अगर हम फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट करें, जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाया, जिसके सराउंडिंग का प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, ऐसे केसेस में उस कंडक्टर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है, जो भी पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो पोटेंशियल, सपोज करो एक हमने बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल V, ये सारी कहानी आगे हम पढ़ेंगे, सेल्स ये सर्किट क्या है. तो अगर पोटेंशियल आपने V लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, और इससे करंट I फ्लो कर रहा है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट सप्लाई होगा. इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I. आई बात समझ में? V जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. इसका मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं R इंटू आई. R क्या है? कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस. ये वैसे ही है जैसे ग्राउंड पे आप चलते हो तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है आपको. ओके, इसका मतलब यू कैन रन फास्टर देन योर फ्रेंड. शर्त है भाई, आपका फ्रेंड और आप दोनों दौड़ रहे हो, आप दौड़ना शुरू किए प्लेन ग्राउंड पे, ड्राई सरफेस पे, तब भी आपने दोस्त तेज दौड़े. आप दौड़ना शुरू किए मड के अंदर दौड़ना शुरू किए, तब भी अपने दोस्त से तेज दौड़ रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड ड्राई सरफेस पे ज्यादा होगी और मड में कम होगी. इसका मतलब क्या है? मड में आपके स्पीड को रजिस्ट करने के लिए मड है, क्यों वेट है, और ड्राई में रेजिस्टेंस आपका आपके स्पीड को रोकने के लिए कम फोर्स लग रहा है. इसका मतलब जो ड्राई सरफेस है उसका रेजिस्टेंस कम है. इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल आपका दोनों ही केस में ज्यादा है, लेकिन पहले केस में आपकी स्पीड ज्यादा है, दूसरे केस में स्पीड कम है. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो उस सब्सटेंस, उस जगह पे डिपेंड कर रहा है जहां आप दौड़ रहे हो. वही कहानी करंट की है. पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसमें? अगर आप एल्युमिनियम में ऐसा काम करोगे एज कंपेरिजन टू सिल्वर, तो सिल्वर में ज्यादा तेज करंट दौड़ेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. क्लियर है? तो रेजिस्टेंस मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट कर दे. तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं फिर से. इट स्टेट दैट द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर इफ केप्ट कांस्टेंट, अगर इसको हम कांस्टेंट रख दें, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the physical potential difference across its end. Clear है? तो V is proportional to I या V is equal to I into R. R is a constant and that is called the resistance, and this is very material to material. Okay? आई बात समझ में? तो according to Ohm's law, okay, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक जो Ohm's के लॉ को फॉलो करे और दूसरा जो Ohm's लॉ को फॉलो ना करे. Ohm's लॉ को फॉलो कौन नहीं करता? लाइक एलॉय, लाइक सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. क्लियर है? ओके, अब ध्यान सुनिए. आपको पता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. हर पॉइंट पे ऐसे आप ग्राफ बनेगा, दिस इज योर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. अगर ये V है, ये I है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और जो ये स्लोप है ये रेजिस्टेंस को शो करेगा. क्लियर है? जैसे मैं आपसे दो मटेरियल का डायग्राम बनाऊं, एक डायग्राम ये है और एक आपके सामने है. दिस योर फर्स्ट डायग्राम, V एंड I
दिस योर सेकंड डायग्राम। किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसका मतलब सेकंड वाले डायग्राम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। आई बात समझ में? क्योंकि फर्स्ट में करंट की स्पीड कम ज्यादा है, सेकंड में करंट की स्पीड कम है, तो स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसे बोलते हैं ओमिक ग्राफ। क्लियर है? तो V is proportional to I, V is equal to I into R and the graph between V and I is an straight line। ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर है? इससे ये पता चलता है कि when your V is increases, current is increases, when V is decreases, current is decreases, but it depend on also the nature of material। करंट का इंक्रीज और डिक्रीज करना मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हो। क्लियर है? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने का अमाउंट कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो बढ़ने का अमाउंट ज्यादा तेज बढ़ेगा। आई बात सुनिए? इसका मतलब रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है करंट के फ्लो होने में। और देखो क्या कहानी हम कैसे पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज, फिर करंट, फिर पोटेंशियल करंट का रिलेशन, लेकिन पोटेंशियल करंट रिलेट कर रहे हैं, साथ साथ में मटेरियल का रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। आपने देखा होगा घरों में ज्यादातर जो वायर यूज होते हैं वो कॉपर के यूज होते हैं, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वायर कॉपर का यूज करते हैं। घरों में जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं उसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो कॉपर बाइंडिंग की जाती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे करंट ज्यादा फ्लो करेगा और इंस्ट्रूमेंट ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करेगा। आई बात समझ में? लेकिन देखो जो वायर से करंट ट्रांसफर होता है दूर से यहाँ तक, आपके भाई पावर स्टेशन से आपके घर तक जो करंट ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ हम कॉपर नहीं यूज करते, वहाँ एल्युमिनियम एलॉय यूज करते हैं। क्यों? एल्युमिनियम सस्ता है, ये भी ध्यान रखना है, सस्ता है कि महंगा है। क्लियर है? तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, जो ये बताता है कि कंडक्टर मटेरियल जो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मटेरियल बैड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस कम है तो मटेरियल गुड कंडक्टर है। तो आइए उसी कहानी हम बात करते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या है उसकी हम बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द hindrance to the flow of current, या it is defined as a ability to resist the flow of current। It is defined the ability to resist the flow of current, that is called the resistance। और ये क्या होता है? It is ratio of potential difference to the current, V upon I। तो R is equal to V upon I, this is called the resistance। अब रेजिस्टेंस के पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर। इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम ने अपने नाम पे बोला, ये आपका ओम इसकी यूनिट हो गई, और इसका सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है? तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज अ वोल्ट पर एम्पियर, आर ओम, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, भाई जितना रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट करने का उल्टा क्या होता है? जो सपोर्ट करे। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड दी कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम का उल्टा, ओम इनवर्स या ओम टू पावर -1। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है समझ में आ गया आप लोगों को? अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी कहानी समझते हैं। ध्यान समझिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। इसका मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे सपोज करो अभी तुम्हें 100 मीटर चलना हो तो आराम से चल लोगे, 1 किलोमीटर चलना हो तो आप कहोगे नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मुझे बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए, तब मैं जाऊंगा। इसका मतलब पैदल चलना हो 100 मीटर तो आप चलने में ज़्यादा अपोज नहीं करोगे, लेकिन ज़्यादा दूर चलना पड़ता आप अपोज करोगे। इसका मतलब लेंथ बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। वही कहानी करंट का है। इलेक्ट्रॉन भी तो भाई सोचता है मैं नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चलूँगा, मना कर देगा, मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा लेंथ चलना होगा तो। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मोशन ज्यादा लेंथ हो जाने पे वो अपोज करता है ज्यादा चलने के लिए। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे किसी वायर का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन इजी हो जाएगा आराम से। एक गेट छोटा सा है उसके अंदर तुम्हें जाना है, एक गेट बड़ा सा है उसके अंदर से जाना है, तो किसमें ज्यादा इजी होगा? जो गेट बड़ा होगा, जो एरिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रॉन का मोशन उतना इजी होगा और रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A,
तो आपसे मैंने क्या कहा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां रो क्या है, एक कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जहां रो किसी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल। ये बात समझ में आई। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये फिक्स होता है किसी के लिए, ये नहीं चेंज होता लेंथ और एरिया चेंज होने से। ये सिर्फ चेंज होता है कब, जब मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी और आप समझाते हैं, वो क्लास 12th मिलेगा। एक्चुअली रेजिस्टेंस जो आपका रेजिस्टेंस होता है, उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो होता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। अगर मैं कहूँ ये कंडक्टर है या वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मेरी बात समझ में, ओके, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है R, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मास पे m, इस कंडक्टर के लेंथ पे L, और इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे, भाई n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और A क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, जो आपका एरिया है A, ये एरिया A रिप्रेजेंट कर रहा है, और T क्या है, टाइम टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन। इन सब पे डिपेंड कौन कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस। इसी को निकालोगे, अगर R ऐसे लिख दो, ओके, L बाई ए एक साइड कर दो, तो जो बची हुई क्वांटिटी है m अपॉन एन ई स्क्वायर टी, यही आपका रेजिस्टिविटी होता है, जिसे आप रो लिख रहे हो। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। देखो ये चीज आपको 12th में पढ़ाई जाएगी डिटेल में, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं जिससे आपको समझ बढ़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि रो क्यों डिपेंड नहीं करता एरिया और लेंथ पे। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में कहीं पे एरिया और लेंथ है, भाई यहाँ पे दिया है m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n दिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और T क्या है, टाइम टू ट्रेवल द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कहीं लेंथ और एरिया नहीं है मटेरियल का, इसलिए रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आपको तो यही फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आपको तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, बस समझने के लिए कि जानते रहो कि ये भी एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, ओके, एज वेल एज टेम्परेचर, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। आई बात समझ में। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, वो कभी वेरी नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, जब तक टेम्परेचर आप चेंज नहीं करते। क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। आइए उसकी बात करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर लेंथ 1 मीटर ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, उस केस में कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, दैट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। मैथमेटिकली उसको हम कैसे दिखाएंगे, आपको पता है, अभी आपने लिखा था R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R A बाई एल। यस नो, रो इज इक्वल टू R A बाई एल, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, रो इज इक्वल टू R A बाई एल। क्लियर है। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो उस केस में R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो वही तो हमने डिस्कस किया कि लेंथ अगर यूनिट ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, देन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्लियर है। क्या लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, आप देख लो, रो इज इक्वल टू, हाउ यू कैन राइट द यूनिट, R की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो बचा क्या आपके पास, 1 मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट, बचा क्या, ओम इंटू मीटर। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इंटू मीटर। क्लियर है। तो देखो एक टेबल दिया हुआ है आपको रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का जो टेबल है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, देखो कितना कम है, 2.8 10 पावर -8। कॉपर का और कम है, इसका मतलब करंट और अच्छा फ्लो करेगा इसके अंदर। गोल्ड का उससे कॉपर से थोड़ा ज़्यादा और एल्यूमिनियम से थोड़ा कम। देखो आयरन का
काफी ज्यादा है, लेकिन 10⁻⁸ में। लेकिन सिल्वर देखो, सिल्वर इज 1.8, तो सबसे कम सिल्वर का यहाँ पे है। क्लियर है? टंगस्टन का भी ज्यादा है, सिल्वर सबसे कम सिल्वर का होता है रेजिस्टिविटी। लेकिन देखो नाइक्रोम कितना ज्यादा है यार, 1.5, वहां 10⁻⁸ था, देखो यहाँ 10⁻⁶ है। इसका मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी, हाँ इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, काफी कम होता है नाइक्रोम का। क्लियर है? कार्बन का और भी कम हो गया, 10⁻⁵ में हो गया। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, नाइक्रोम कितना ज्यादा है और कार्बन कितना ज्यादा है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी थी, सिल्वर की, इसलिए सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर। क्लियर है? देन द कॉपर, देन द एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट नंबर पे आता है सिल्वर, सेकंड नंबर पे आता है कॉपर, थर्ड नंबर पे आता है गोल्ड और फोर्थ नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक है? और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। भाई जो विरोध करे उसका उल्टा से वो सपोर्ट करे, तो कंडक्टिविटी, तो देखो कंडक्टिविटी किसका है, सिल्वर का सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है, 6.2 10⁻⁷, बाकी सबका कम है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। ओके, अच्छा नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम एलॉय जनरली यूज करते हैं हीटिंग वायर के लिए, जो आपके घरों में वायर यूज होते हैं हीटिंग के लिए हीटर में, वो नाइक्रोम का और निकिल का एलॉय होता है, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इसके मेल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल एंड देन वी हैव टू बाइंड अप दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। ओके, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दिया है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, कोई डाउट। और एक बल्ब है आपका जिसका फिलामेंट ऐसे है, जिसका रेजिस्टेंस R दे दिया है 1200 ओम। ओके, तो हाउ मच करंट विल फ्लो, I इज इक्वल टू V बाई आर, चूंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V है 220 और R कितना है 1200। यस है ना, ये एक जीरो कट गया, 11/60। यस है नो, 11/60 एम्पियर, और सिंप्लीफाई आप कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द हीटर रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस दी आपकी बार, यस है नो, 100 ओम रेजिस्टेंस है, तो फिर वही I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 220, R कितना है 100, यस है नो, दिस योर 2.2 एम्पियर। आई बात सुनिए, इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन करो, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा हो गया, वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो गया। आई बात समझ में? तो दिस इज योर न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज योर 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट इज ड्रॉन द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हेन इट ड्रॉ द करंट ऑफ सोर्स 5 एम्पियर, तो कितना है, ये करंट दे दिया है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, किस कंडीशन में ड्रॉ करेगा। ओके, व्हेन इट इज ड्रॉन द करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर, तो उसका वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट। देखो इसमें क्या है, वही हीटर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस फिक्स है, R इज इक्वल टू V बाई आई, ये टर्मिनोलॉजी फिक्स है। V है 60, I है 4, तो R कितना हो जाएगा, यस टेल मी, 15 ओम ना। तो कह रहा है कि अब कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो R तो कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल तो वही यूज किया ना, सेम बल्ब यूज किया है, तो उस केस में V इज इक्वल टू आई आर, अगेन फॉर्मूला यूज करिए। अब की बार पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, तो 120 इज इक्वल टू I इंटू 50। I कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 120 अपॉन 15, ये से नो, कितना आंसर आ जाएगा 88 एम्पियर। आई बात समझे, आपने वोल्टेज डबल किया
और रेजिस्टेंस करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया अगर वही मटेरियल यूज है तो। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर दैट इज गिवन लेंथ ऑफ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree. If the diameter of wire is a 0.3 meter, what will be the resistivity of a metal at this temperature? Okay, अब देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यूजिंग द टेबल ऑफ 12.2 प्रिंट इन द मटेरियल, इसे आप लोग करिएगा क्योंकि इसमें टेबल है, तो आप एनसीईआरटी बुक में 12.2 टेबल देख करके बाद सॉल्व करिए। नहीं होता यू कैन मैसेज मी विच इज ऑलरेडी, नंबर इज ऑलरेडी शोन ऑन द स्क्रीन एंड आई विल रिप्लाई। इसके अगले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, 4 ohm रेजिस्टेंस वायर है जिसको हमने डबल कर दिया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस भाई, ऑब्वियसली आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। डबल्ड कर दिया, डबल्ड मतलब एक रेजिस्टेंस वायर था, ये एल था, ओके। व्हेन रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, लेंथ का किया आपने डबल कर दिया, जस्ट 2 टाइम्स कर दिया, ओके। लेंथ को दुगना किया तो आर भी क्या हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। नया आर डैश क्या हो जाएगा, न्यू आर डैश इज योर 2 टाइम्स ऑफ ओल्डर आर। डबल किया तो भी डबल हो जाएगा ना, 2 into 4 दैट इज योर 8 ohm resistance. Clear है? So we will discuss a various numerical after the ending of this lecture, this chapter. So today I am going to stop here. We will meet with the next video. In that video we will discuss the combination of resistance and types of resistance, etc. So thank you everyone. Have a good day.